जहां पूरे शहर को लॉकडाउन हो जाना चाहिए, बाजार बंद हो जाने चाहिए, लोगों को आसपास एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए, वहां इतने बड़े पैमाने पर चुनाव होगा तो इससे कितनी बीमारी फैलेगी इसका अंदाजा। पंचायत चुनाव में ड्यूटी करके लौटे हुए हमारे शिक्षक भाइयों की मौत का आंकड़ा 700 के पार हो गया है, जिससे मन बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्यथित है। मैं निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के यह जो दबावपूर्ण जबरन हम लोगों से मतदान कार्मिक की ड्यूटी ली गई, मौत के इस भयंकर मंजर में हम निश्चित रूप से उससे दुखी हैं। सरकारें आदमखोर हो चुकी हैं। नमस्कार, चलते फिरते में आपका स्वागत है। सत्ता के नशे में चूर इन सरकारों ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है और चुनाव आयोग भी अपनी स्वायत्तता खो दी और सरकार की चाटुकारिता करते हुए उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्ती चुनाव करवा दिया और 700 से भी अधिक अध्यापकों को कोरोना से मरवा दिया। ये सरकारें यही नहीं रुकी, इतनी मौत हो जाने के बावजूद मतगणना के लिए ज़बरदस्ती अध्यापकों और कर्मचारियों को कोरोना के सामने फेंक दिया। अभी और कितनी मौतें होंगी, अदालतें क्या कार्रवाई करेंगी या वो भी चुनाव आयोग की तरह कठपुतली बन गई है या वो पंगु हो गई है, ये देखना बाकी है। लेकिन अध्यापकों ने भी मन बना लिया है कि यदि चुनाव ड्यूटी में मारे गए अध्यापकों के परिजनों को सम्मानजनक मुआवजा नहीं दिया गया, होने वाली मौतों को नहीं रोका गया, तो आगे कुछ भी होने की दशा में सरकार जिम्मेदार होगी। आइए सुनते हैं अध्यापकों की बातों को। पंचायत चुनाव में ड्यूटी करके लौटे हुए हमारे शिक्षक भाइयों की मौत का आंकड़ा 700 के पार हो गया है, जिससे मन बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्यथित है। मैं निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के यह जो दबावपूर्ण जबरन हम लोगों से मतदान कार्मिक की ड्यूटी ली गई, मौत के इस भयंकर मंजर में हम निश्चित रूप से उससे दुखी हैं। यह साल बहुत बुरा बीत रहा है। महामारी ने जितना नुकसान पहुंचाया है देश को, देश के लोगों को, घरों को, परिवारों को, यह अभूतपूर्व है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इसी बीच में इन बीमारियों को संभालते हुए जब हमारा प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल लगभग चरमरा गया है, टूट गया है, बाकी सारी प्रशासनिक मशीनरियां बहुत ज़्यादा बोझ में है, बहुत तनाव में है, परेशानी में है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिस कारण उनकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पूरा प्रशासन परेशान है तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि हम महामारी पे फोकस करते। बात है, हमारी अपनी बात यह है कि इसको टाला जा सकता था। ये टालना कम से कम यूपी में आसान था। यूपी भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, स्वास्थ्य का ढांचा बेहद ही कमज़ोर है, प्रति व्यक्ति अस्पताल की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, ये सब भी ये बहुत मुश्किल है। इसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसे उपकरणों की उपलब्धता हम कर पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी चल ही रही थी। कितना विभीषक, कितना वेदनापूर्ण है, कितने लोग मारे गए। इस बीच में हमारे इस शिक्षक समुदाय से भी बहुत से लोग मारे गए, ड्यूटियां करते हुए, पंचायत चुनाव में अपने कर्तव्य को निभाते हुए। ये पंचायत चुनाव एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें आप चाह के भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नॉर्म्स, जिसकी बात बार बार निर्वाचन आयोग कर रहा है, उसको पूरी तरह से पालन किया जा सके। ये बात कागज में हो सकती है, हकीकत में नहीं हो सकती है। चुनाव कैसे होते हैं मैंने देखा है, आपने देखा होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जगह है, जितने लोग हैं और जितनी छोटी सी जगह में ये सब कुछ करना होता है, उसमें हम लोगों को बीमारी से बचा लेंगे, ये संभव नहीं है। हम शिक्षक संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। सरकार के हर आदेश और निर्देश का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर तरीके से सरकार का सहयोग करें, जिससे सरकार जनहित के कार्य कर सके। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में पंचायत चुनाव कराना और हमारे शिक्षकों और कर्मचारियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना, क्या ये ज़रूरी था? किसी भी देश के विकास की रीढ़ शिक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन हमारे यहाँ
बोर्ड परीक्षाओं को रोककर चुनाव कराना और हमारे शिक्षक और कर्मचारियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना कितना ज़रूरी था, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। वो चुनाव हम अभी करवा रहे हैं, ये ऐसा चुनाव है जिसको टाला जा सकता था, कोई संवैधानिक बाध्यता इसमें नहीं थी। जहां तक मैं जानता हूं, चुनाव को टाल देना, चुनाव को स्थगित कर देना, अंततः इतनी बड़ी मांग के बाद मतगणना को स्थगित कर देना। मतगणना 2 मई को होनी थी, जो चुनाव की प्रक्रिया चल पड़ी, उसमें मशीनरी लगी हुई थी, नुकसान हो जाता, लोगों को वापस जाना पड़ता। हो सकता है कि चुनाव को बीच चरण में रोक पाना संभव नहीं था, वो हुआ, हो गया, बात खत्म हुई। इसी बीच में आंकड़ा आ गया कि 706 शिक्षकों ने अपनी जान दे दी। इस मतदान प्रक्रिया में उलझने के बाद, मतलब जब वो मतदान करा के वापस आए तो बीमार पड़े, उनको बचाया नहीं जा सका, वो गुजर गए। बुरी बात, पिछले 16 वर्षों में मैंने देखा कि ये पहली बार हुआ कि स्त्रियों तक को ड्यूटी में लगाया गया। छोटे छोटे बच्चों को साथ में ले करके वो ड्यूटी करने गई। हम लोग आरक्षित ड्यूटी करने के लिए बनारस से लगभग 900 कर्मचारियों को गाजीपुर भेजा गया था। आरक्षित वर्ग में होने के बाद भी वहाँ जिला प्रशासन गाजीपुर ने इतना घपलेबाजी किया कि गाजीपुर के मतदान कार्मिकों की ड्यूटी काट करके बनारस के सभी साथियों की ड्यूटी जबरन लगा दी गई। और एक बड़े से 10 चक्का ट्रक में 7 पार्टियों के साथ हम लोगों को रवाना किया गया, जिसमें 2 महिलाएं भी थीं। बड़ा ही दुर्भाग्य रहा कि पोलिंग बूथ पर हम लोगों के रहने, खाने और पीने योग्य जल की कोई व्यवस्था नहीं रही। लेकिन ये बीमारी बुरी है और उस बीमारी को संभालने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि हम लोगों को बीमार पड़ने से रोक लें, कम लोग बीमार पड़े, कम लोग ऐसी स्थितियों में जाएं कि उनको अस्पताल और ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। इससे क्या होगा कि अस्पतालों का, डॉक्टरों का बोझ कम हो जाएगा, बीमारी को हैंडल करना आसान हो जाएगा। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका कह रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए, मतलब मानसिकता यहां तक जा पहुंची है। बनारस में हम लोग मांग रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। बात यहां फंस जा रही है कि लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा। यह समस्या वाजिब है, लेकिन मानसिकता में तो लॉकडाउन की बात चल रही है ना। विचारणीय सवाल है और इस पर विचार होना ही चाहिए कि इसको टाला जा सकता था कि नहीं। अगर टाला जा सकता था, इसको टाला जाना चाहिए था, जिससे हमारे बहुत सारे शिक्षक और कर्मचारियों की सुरक्षा हो सकती थी, उनका बचाव हो सकता था। हम लोग बहुत दहशत में हैं और जो लोग मतदान करा के घरों को लौटे हैं, उनका अगर वो बीमार होते हैं और उनकी मौतें होती हैं तो उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार है। बहुत जहां पूरे शहर को लॉकडाउन हो जाना चाहिए, बाजार बंद हो जाने चाहिए, लोगों को आसपास एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए, वहां इतने बड़े पैमाने पर चुनाव होगा तो इससे कितनी बीमारी फैलेगी, इसका अंदाजा शासन को होगा। तो ये जो हुआ वो गलत हुआ, ये एक पक्ष है। ये जो हुआ गलत हुआ और अभी इसके नतीजे आने बाकी हैं। आज मतगणना के बाद जो लोग लौट के आएंगे उनमें कितने बीमार पड़ेंगे और उनमें से हम कितने को बचा पाएंगे, ये आगे का प्रश्न है। लेकिन कम से कम जो लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान दे रहे हैं, उनका परिवार बेसहारा रह जा रहा है, उनके पास क्या आश्वासन है? नहीं है उनके पास ना। नए बच्चे, नए लड़के, नई लड़कियां जिनकी नौकरी 2 साल, 4 साल, 5 साल हुई थी, उनके पास पेंशन भी नहीं है। और नई पेंशन से आच्छादित होने पर उनको कितना मिलेगा, उसकी गणना जो है ना वो उंगलियों पे की जा सकती है। तो उन लोगों को हम बचा भी नहीं पाए। तो बदले में कम से कम प्रार्थना सरकार से यह है कि वो उनके परिवार का ध्यान रखें, उनको कम से कम इतनी मुआवजा राशि दें कि परिवार आर्थिक झटके से निकल जाए। शिक्षक गया, परिवार का व्यक्ति गया, युवा था, कम उम्र का था, फिर भी गया। इस दुख से परिवार कभी नहीं निकलेगा। लेकिन कम से कम इतना तो हो कि वो उसके आर्थिक झटके से निकल जाए। तो इतनी सहायता राशि सरकार दे जो सम्मानजनक भी हो, उसके वेतन को देखते हुए उस अनुपात में होनी चाहिए। वो सहायता राशि दे, उनके परिवार को, उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दे। ये उनका हक बनता है, सेवा में मरे हैं, ये उनका हक बनता है। बस प्रार्थना यह है कि ये चीजें सहजता से हो जाएं, सम्मान पूर्वक हो जाएं। ईश्वर करे कि हम सब इस महामारी से निकलकर वापस आए। ईश्वर करे कि हम प्रश्न करने और जवाब देने की स्थिति में आए। डर बहुत है, भय बहुत है, आशंकाएं बहुत हैं और वाजिब हैं आशंकाएं,
लेकिन ईश्वर करे कि हम जब इससे निकल के आए तो हम जब दोबारा उन परिवारों के सामने खड़े हो जिन्होंने कर्तव्य के कारण अपनी जान दे दी है, हम उनसे निगाह मिलाने के लायक रहें। सरकार हमें इस योग्य बना के छोड़े, मेरी विनम्र प्रार्थना है ये कि उत्तर प्रदेश सरकार लगभग हजारों की संख्या में जो लोग अपने जीवन की कुर्बानी इस निर्वाचन ड्यूटी निर्वहन करते हुए दिए हैं, उनके आश्रितों को कम से कम 50-50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में और उनके आश्रितों में से किसी एक को नौकरी देने का कार्य करें।